CUET 2022 पेपर को एक दिन रह गया है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो NTA का मॉक टेस्ट उन्होंने डाला है उसकी प्रैक्टिस मैं करूँगा आपके साथ। इसको टेस्ट को करेंगे एंड स्ट्रेटजी क्या रहेगी एग्ज़ाम के लिए। आई टेल यू क्या स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं जिससे आपके फुल मार्क्स आएँ, टाइम से पहले जो है पेपर ख़त्म हो जाए और आपके जो हैं स्कोर जो हैं वो हाई से हाई हो जाएं। 45 मिनट्स का पेपर होने वाला है और उससे कम टाइम में हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। 40 मिनट्स का टारगेट है, इस वीडियो को पूरा करेंगे, पूरा मॉक टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हम आ गए NTA की वेबसाइट पे। अब जो हमारा CUET का मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर जाके अवेलेबल है। तो आज हमने मिलके सारों ने, आप मेरे साथ रहिए और हम मिलके इसका जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। कल हमारा पेपर है और हम सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें आपको कहाँ गया मैथमेटिक्स, ये रहा। चलिए करते हैं। ऑल राइट, तो इसमें इन्होंने मॉक टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हमें, आपको पता ही होगा कि हमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से हमने 40 अटैम्प्ट करने हैं। पहले 15 जो होंगे वो कंपलसरी होंगे और बाकी के 35 जो होंगे उसमें से हमने 20 करने होंगे। मॉक टेस्ट में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी NTA के मॉक टेस्ट में कि इन्होंने टाइम बाउंडेड मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, जबकि JEE के जो टेस्ट उन्होंने दिए हैं उसमें टाइमर चलता है। और इनके मॉक टेस्ट में एक दो गलतियां भी हैं एक दो क्वेश्चंस में, वो भी अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम वीडियो के एंड में ये एनालिसिस भी देखेंगे कि किस चैप्टर में से इन्होंने अपने मॉक टेस्ट पे कितने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इन्होंने अपने मॉक टेस्ट में किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास आ गया डिग्री का क्वेश्चन। तो किसी भी ऑप्शन में जो वाई डैश या वाई डबल डैश है वो ई के अंदर या साइन के अंदर नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में वाई डबल डैश हमें दिख रहा है और इसकी जो ऑर्डर 2 है, डिग्री जो है इसकी 1 है, तो जो सी है मेरा वो 1 के साथ चला गया, तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मेरे साथ सीख लीजिए। साथ साथ ऑप्शन पर नज़र रखनी है, जौन सा ऑप्शन लगे कि हाँ ये वाला नहीं हो सकता उसको साथ के साथ कैंसिल करना है। अगला मेरे पास है ऑर्डर है 2, डिग्री है 3, यहाँ पर डी ऑप्शन की 3 है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। C1 है, D2 है, अब या 3 हो सकता है ऑप्शन या 4 हो सकता है। अब देखिए जो ए ऑप्शन है इसकी डिग्री निकालने से पहले हमें इसको थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना पड़ेगा, पोलिनोमियल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर वाई डबल डैश का यहाँ पर जो 2 बन जाएगा और जो इधर क्यूब रूट है 1/3 वो यहाँ जाके 3 बन जाएगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, साथ के साथ आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ऑर्डर जो है मैक्सिमम वो है 2 और उसकी डिग्री जो है 2, तो यानी कि ए का आंसर जो है वो 2 बनता है, यानी कि ये। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 4। तो चलिए 4 पे टिक करते हैं और आगे चलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। तो हम 50 क्वेश्चन साथ के साथ 50 के सारे क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन हम करेंगे अभी के अभी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है कल। वेयर सी इज़ अ पैरामीटर। तो अब इसकी डिग्री निकालने के लिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, तो ये आ गया c इंटू 2x माइनस सी की पावर 1 और साथ बाद में 1। अब मुझे यहाँ से c निकालना है, तो हम यहाँ से c कैसे निकालें। तो उसको करने का एक बढ़िया तरीका है, y डैश और y को डिवाइड कर देते हैं, c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये c कट गया, y डैश अपॉन वाई 2, ये भी एक कट गया पूरा का पूरा, मेरे पास रह गया 2 अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस सी यहाँ ले जाऊँ और 2y अपॉन वाई डैश यहाँ ले जाऊँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर c आ जाएगा, x माइनस 2y अपॉन वाई डैश अपॉन सी। लेकिन हमें डिग्री निकालनी है अभी, तो अभी c निकला है, अभी डिग्री का पता नहीं लग पा रहा है, हमें इसको c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। x माइनस 2y अपॉन वाई डैश, हमें 45 मिनट्स मिलेंगे सिर्फ क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर आ गए 2y वाई डैश, हम इस 450 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। तो अब जैसे आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, यहाँ वाई डैश का स्क्वायर और यहाँ पे एक वाई डैश अकेला है, तो वाई डैश की पावर नेट 3 बनने वाला है और वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, विच मीन्स ये वाई डैश की पावर 3 बनेगा नेट और वो यहाँ चला जाएगा, पोलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया है 3। तो डिग्री के ऊपर क्वेश्चन कल हम जरूर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ कर्व्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, y इज इक्वल 4x स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमें कर्व नहीं बनानी आती फिर हम कुछ नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू 0, ये रही हमारी y एक्सिस, देन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम इसमें ये इधर को बना लेंगे कर्व x dy
और इसके जो है y चल जाएगा 1 से लेके 4 तक। यहाँ से देखिए जो मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ रहा है √y/2, और इसकी जो 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2, और नीचे 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट। और यहाँ पर 1 से लेके 4 हम डाल देंगे इसमें, 1 से लेके 4 डाल देंगे। तो 1/3 मैं बाहर ले लेता हूँ, मैं 4 डालूंगा पहले और फिर मैं 1 डालूंगा। तो जब हम इसमें 4 डालेंगे 4 होता है 2 की पावर 2, वो कट कटा के बचेगा 8, यानी कि यहाँ पर आ गया मेरे पास 7/3। कल के पेपर में स्पीड हमें थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है। ऑल राइट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं। मैं लिंक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा जरूर, जो सेम क्वेश्चन हैं। इसमें हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे ब्रैकेट में से, तो बाहर पहुंचेगा x², और अंदर देखिए ऐसे आ जाएगा 1/x² + 1। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x की पावर -2 + 1। इसको अगर मैं सारे को y डाल दूँ तो -2 × x की पावर -3, देखिए dy/dx आ जाएगा। और ये जो x की पावर -3 है वो हमारे पास है। पेपर में रफ स्पेस भी कम होती है, तो प्लीज़ कम से कम लिखना है ताकि हमारी रफ स्पेस भी बचे, रफ स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगी। dy/-2, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसमें पुट करूँ तो dy/-2, और ये मेरा सारा का सारा जो है dx बन गया, dx के साथ वो चला गया और नीचे सिर्फ y रह गया है। साथ के साथ हम लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, वापस नहीं आना पड़ेगा फिर हमें x में। इसमें अगर मैं x को 1 डालूँ तो मैंने x की पावर -2 + 1 को y डाला हुआ है। x को अगर मैं 1 डालूँ तो y 2 आ रहा है, और x को अगर मैं 2 डालूँ तो 1/4 + 1 विच इज़ 5/4 आ रहा है। यानी कि मेरे पास नेट आंसर आ गया -1/2 ln y, जो कि जा रहा है 2 से लेके 5/4। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हम ln 5/4 ln 2 ln की यूनिट्स डाल देते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस माइनस प्लस हाफ ln 2, और इन्होंने देखिए लिमिट आंसर में इन्होंने जो 5 है वो अलग कर रखा है, हर एक ऑप्शन में 5 अलग कर रखा है। तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ फटाफट यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये मेरे पास आ गया ln 5 ln 4, तो ये मेरे पास आ गया -12 ln 5 प्लस ln 4 को मैं लिख लूँगा 2 ln 2 प्लस हाफ ln 2। सिर्फ एक ही ऑप्शन में -12 ln 2 ln 5 आ रहा है, यही ऑप्शन बनने वाला है। प्लस हाफ ln 2, ये कट गया, ये बन गया हाफ + 1 3/2, बिल्कुल सही। तो पहले ही पता लग गया था हमें, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सिर्फ माइनस बन रहा था, तो हम वहाँ से भी हम टिक कर सकते थे। ऑल राइट, सेम क्वेश्चन, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। हाईएस्ट पावर अगर मैं कॉमन लूँगा इसमें तो बाहर आएगा x की पावर 5, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/1 जिस x² 5, जिसको मैं x² -5 लिखने वाला हूँ। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ x² -5, बिकॉज इससे क्या है कि जब मैं इसको y पुट करूँगा तो मुझे डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ईजी हो जाता है। x की पावर -6, ये रहा x की पावर -6 dx के साथ चला गया, तो ये आ गया dy के नीचे -5, और ये आ गया 1/5 विच इज़ -1/5 ln 5। देखिए किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के माइनस को हैंडल करना पड़ेगा। तो हर ऑप्शन पे एक आँख ऑप्शन पे रखनी है। साथ के साथ क्वेश्चन जल्दी से होंगे, तो याद रखें एक आँख ऑप्शन पे हमने रखनी है। तो एलसीएम लेके लिमिट्स की लॉग की प्रॉपर्टी लगा के x के 5 ऊपर आ जाएगा, और इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट वेयर x1 है x - 1 है आर पैरेलल। तो देखिए हम टेंजेंट की स्लोप हमें पता है, अगर हम y' निकालते हैं तो वो हमें टेंजेंट की स्लोप देता है 21x² + 0। अगर मैं 1 डालूँ तब भी इसमें 21 आ रहा है, अगर मैं -1 डालूँ तब भी 21 आ रहा है, दोनों स्लोप सेम है। रीजनिंग क्या दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट सेट्स 1 - 1 आर इक्वल, बिल्कुल सही रीजनिंग दी है, यही रीजनिंग है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया कि डिफ्रेंसिएशन जब हम y की कर्व की करते हैं तो हमारे पास आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, देखिए 2/2 है तो 4 एलिमेंट्स होंगे विद ईच एंट्री 1, 2 और 3। तो यानी कि मेरे पास 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे डालने के लिए, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है डालने के लिए, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास +1 का, वो यूज़ होता है इन बिटवीन सारे क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर जो है 27 बन रहा है। अब देखिए अगर कल को आपको टेस्ट में पेपर में यहाँ पर 2/2 की जगह 3/3 आ जाता है, तो आपने देख लेना है कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ऑप्शंस अगर वो हमें 3 की जगह 5 दे देते हैं, तो हर एक में 5 5 5 भरना है और सबको मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखिएगा बस कि हमने सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अगला, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीजर बहुत इसमें ध्यान से रखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। अगर हमें नेगेटिव नंबर ये पूछ लें तो -1.17 यहाँ पर आएगा,
नंबर लाइन पे बना के देख लें। अगर आप इंटीजर पे खड़े हैं तो इंटीजर ही आंसर है, अगर आप इंटीजर पे नहीं खड़े हैं तो जो उसके पीछे वाला जो नंबर है, जैसे ये इसका पीछे -2, वो सबसे बड़ा इंटीजर है। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जिंट फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं, उसको देखते कैसे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। ये फंक्शन चैप्टर में से, रिलेशन फंक्शन में से आया है। आगे चलते हैं, आंसर है -2। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास, और यहाँ पर एक सेकेंड, ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और ए डिटर्मिनेंट है 4, इसका फॉर्मूला ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। n होता है ऑर्डर n दिया 4, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3, और ए का ऑर्डर है ए का डिटर्मिनेंट है मेरे पास 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, राइट। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 4। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, हमें पता होना चाहिए। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो। सारे ऑप्शन में नॉट इक्वल टू दे रखा है। अगर देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन में नॉट इक्वल टू दिया होता है और बाकी में इक्वल टू दिया होता, तो हम नॉट इक्वल टू वाले पे टिक कर देते। तो यहाँ पर मेरे पास है प्लस माइनस प्लस करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। +2 के अंदर है 0 -5, माइनस लेमडा के अंदर है 2 to the 4 -15, एंड -3 के पास है 2 - 0, यहाँ से आ गया -10, माइनस माइनस प्लस 11 लेमडा एंड -6, यानी कि 11 लेमडा इज इक्वल टू 16, नॉट इक्वल टू 16। तो ये रहा, लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू 16/11। अगर जल्दी में मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देखिए इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है तो हमें डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको लिख लेते हैं ऊपर x की पावर -3, तो मेरे पास ये आ गया -3x की पावर -4, राइट। सो 3x² -3/x की पावर 4। अब ये हमें इंक्रीजिंग चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये मुझे चाहिए है ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। सबसे फास्टेस्ट वो है, सबसे फास्टेस्ट भी है, तो ये हमें इंक्रीजिंग चाहिए। स्टिकली इंक्रीजिंग भी नहीं, हमें इंक्रीजिंग चाहिए। तो अब जैसे लेट्स से अब ये हमें कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि हम 1 नहीं डाल सकते, तो 1 डाल के देखते हैं। 1 डाल के ये 0 बन रहा है। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0 बन रहा है, तो हो सकता है 1, क्यों नहीं हो सकता 1 हो सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन कह रहा है कि सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही खुद ही कह रहा है कि x 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हटा देते हैं। ये भी ऑप्शन हटा देते हैं, 1 हो सकता है। और ये ऑप्शन भी कह रहा है कि 1 नहीं हो सकता। ओके, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर हमें इसको सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3x की पावर 6 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको अब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें वेवी कर्व यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x³ का स्क्वायर, यानी कि x³ - 1 x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x³ - 1 की अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बनेगा 3/x की पावर 4, ये बनेगा x - 1 x³ + 1 में से आएगा x + 1। जो दूसरे फैक्टर्स आएंगे उनके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ गया। देखिए -1 और +1, और नीचे से डिनोमिनेटर से आ रहा है 0, लेकिन वो पावर इवन है। अगर इवन पावर होती है तो उसको वेवी कर्व मेथड में हम नहीं लेते। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस प्लस के हिसाब से मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा। तो यहाँ पर एक हमें पहला क्वेश्चन मिल गया एनटी का, जिसमें गलती है थोड़ी सी। अगर ये 1 को इंक्लूड करना नहीं चाहते तो इनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहिए था, इनको इंक्रीजिंग नहीं बोलना चाहिए था। इंक्रीजिंग में f' जो है वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं बनता है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना चाहते थे, उसके हिसाब से जो आंसर बनता है वो बनता है 1 to infinity एंड -∞ to -1। तो यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर एक ये एरर है। तो अभी हम एरर के हिसाब से, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 heads। ओके, देखिए ये बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन है। अगर 5 times कॉइन को टॉस कराए तो प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए है, इसमें n हो गया 5, हेड को हम अगर सक्सेस ले लेते हैं तो जो p है वो हो जाता है 1/2, तो क्यू भी ऑटोमेटिकली इसमें 1/2 हो जाएगा। सेम आने का एक फ़ायदा है, अब जब हम निकालेंगे एटलीस्ट 3 heads, तो मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 तक, +4 + x इज इक्वल टू 5, क्योंकि टोटल ही 5 है। अब इसमें अगर मैं बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो कैसे लगता है, NCR, तो इसमें लग जाएगा 5C3 p की पावर 3 q की पावर 2। अब देखिए इसमें 1/2 दोनों सेम है, तो 1/2 होने का मुझे ये फ़ायदा है कि 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 2 नेट ये 5 होने वाला है।
यहाँ पर भी नेट 5 आएगा, यहाँ पर भी नेट 5 आएगा, तो मतलब 1/2 की पावर 5 विच इज़ 1/32, इसको कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह गया 5c3 5c4 प्लस 5c5। तो 5c5 मेरे पास हो गया 1, 5c4 विच इज़ 5c1 वो हो गया 5। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, NCR इज़ NC(n-R). 5c3 हो गया 5c2, 5c2 हो गया है मेरे पास 5/2 इंटू 4/1 विच इज़ 10। तो 10 15 16 16/32 यानी कि 1/2 इसका आंसर बनता है। तो चलिए इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं। टाइम, अच्छा टाइमर इसमें चलता ही नहीं है तो टाइमर का हमें नहीं पता। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मीन निकालने के लिए हमें करना होता है xi और p ऑफ xi का सम, लेकिन हमें k नहीं पता इसमें। ये क्वेश्चन बहुत NT के पेपर में एक मॉक टेस्ट में भरा पड़ा है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें। k निकालने के लिए इन सारों का जो सम है वो 1 होना चाहिए। अगर मैं इन सारों को प्लस करूँ 0.5 0.6 यानी कि 0.4 बचेगा, 2 3 4, तो 4 के 0.4 आएगा यानी कि k जो है वो 0.1 आएगा। अगर k 0.1 आएगा तो इसमें मैं सारों में 0.1 हम डाल देते हैं, 0.1 इसमें तो लिखा ही हुआ है, 0.1 यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.1। अब xi इंटू जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका जो सम होगा वो होता है मीन। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आ गया -0.2 -0.1 0 0.2 0.6 एंड 0.3। तो ये और ये तो कट गया, 0.6 में से 1 गया तो 0.5 प्लस 0.3 0.8, तो सारों का सम आ गया है 0.8 और ये हमारे पास आंसर आ गया। पहले 15 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, तो पहले 15 क्वेश्चंस करते हैं और इसमें केस स्टडीज़ भी आएंगी। तो एक और स्ट्रेटजी है कि हम केस स्टडीज़ पहले कर सकते हैं, उसमें 5-5 क्वेश्चंस हैं, 2 केस स्टडीज़ हैं, उसमें टाइम बचेगा। तो लेट सोल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देन दिस, इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 1 2 3 4, तो यहाँ से पीछे होना चाहिए ये। ओके, x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, दोनों ही लेस देन इक्वल टू 6 दे रखे हैं, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। 3x, ओके सॉरी वो x2 है, तो वो y की टर्म्स में है, वो चीज़ y है, तो y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। इन्होंने देखिए x और y की जगह इन्होंने x1 और x2 दिया हुआ है। ऐसे कुछ छोटी मोटी इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चंस में, आप कल पेपर में ध्यान रखना। 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 18, तो यानी कि 3x प्लस 2y। अब हम लोग x और y में ही करते हैं क्वेश्चंस, तो मैं इसको x और y में चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें x को 0 पा दूँ तो मेरे पास y जो है वो 9 आ रहा है यानी कि इसके ऊपर, और अगर मैं y को 0 डाल दूँ तो x मेरे पास 6 आ रहा है यानी कि यहाँ पर। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इस पॉइंट से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट को मुझे पुट करके चेक करना पड़ेगा। 12 प्लस 12 नहीं जाएगा, ये 24 से 18 से बड़ा है, तो ये पॉइंट ऊपर ही रह जाएगा और ये इसके नीचे से जाएगा। और इसमें अगर मैं ओरिजिन डाल के देखूँ तो ये ट्रू आ रहा है, तो मतलब इसका जो शेडिंग है वो नीचे को है। मुझे x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए, मतलब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए सारा कुछ। तो ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, दिस इज़ 0 6, दिस इज़ 4 0 0 0, इसके हमें इधर चाहिए है, इससे हमें नीचे चाहिए है, मतलब एक मेरे पास ये पॉइंट मुझे चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। देखिए इस पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है इसमें x तो 4 है, तो मैं इसमें x को 4 डाल के आ गया 12, और इधर आ गया 6 और 2y यानी कि y आ गया 3। इस वाले में मुझे y पता है 6, तो अगर मैं y को यहाँ 6 डालूँ तो ये बन गया 12, यानी कि अगेन ये आ गया मेरे पास 6 और 8 में से 2 गए 6 और x आ गया 2, तो ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो लेट्स सी मैक्सिमाइज z की वैल्यू कहाँ पर आएगी। मेरे पास है 0 6 पे आ रहा है 30, देन आई हैव 4 0 0 पे तो 0 आ जाएगा, उसको तो रहने देते हैं। 4 0 पे 12 आ रहा है, उसको भी रहने देते हैं। 2 6 पे आ रहा है 6 प्लस 30 32, ओके ओके, ऑप्शन ही देख लेते हैं, ये कैंसिल बस। अब 4 3 पे चेक करना है, 4 3 12 प्लस 15 विच इज़ 27, ओके 6 5 द 30, इस पे 30 आ रहा है। 2 6 पे आ रहा है 6 प्लस 6 5 द 30 विच इज़ 36, ये 36 है। 6 प्लस दिस 36, 2 6 पे आ रहा है, तो दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। 42 इस पे किसी पे नहीं आ रहा। 4 0 पे 12 आ रहा है, इस पे 12 प्लस 15 27 आ रहा है, तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं, यही ऑप्शन थे, यानी कि 2 6 36 वाला है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था कंपलसरी सेक्शन में, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी अलग होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसमें पहले y डैश निकालना पड़ेगा। तो x की डिफ्रेंसिएशन 1 log x एज इट इज़ प्लस x अपॉन x, ये कट के आ गया 1, उसको हम 0 डालेंगे तो x आ जाएगा -1, ln x आ जाएगा -1 और x आ जाएगा e की पावर -1।
एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो उसी पे ही होएगा मिनिमम वैल्यू, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो इसमें x की जगह हम e⁻⁻1 डाल देते हैं। यहाँ पर मैं e⁻⁻1 डालूंगा तो log की प्रॉपर्टी लग के देखिए log e⁻e1 होता है, तो ये मेरे पास -1/e आ गया। थर्ड ऑप्शन मेरे पास बचता है। चलिए अब हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब हम 10 क्वेश्चन इसमें से छोड़ सकते हैं, अप टू 50 जाएंगे। इन्होंने 85 मैथमेटिक्स जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो जोड़ के एक इन्होंने ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, बट हम जो है पहले 50 क्वेश्चंस करेंगे अभी फ़िलहाल। ऑल राइट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ के अंदर जाने वाला है जी, एफ के अंदर जाने वाला है 2x-3 यानी कि रूट के अंदर 2x-3। इसके डोमेन के लिए देखिए जो भी रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मेरे पास x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ए है बी द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अच्छा 1 1 फंक्शन देखिए बहुत इजी है यहाँ पे बनाने। अब मुझे 1 जा रहा है तो 1 के पास 4 ऑप्शन है कि 1 किसी के पास भी जा सकता है, तो दैट मीन्स 4 ऑप्शन। अच्छा 2 के पास अगर 1 मान लीजिए 9 के पास चला गया, 2 के पास अब 3 ऑप्शन रह जाएंगे, तो 3 ऑप्शन अब 3 के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे यानी कि 24। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट tan इनवर्स दिस एंड tan इनवर्स, इसकी इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो इन दोनों का सम अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट x² - 1। तो ये आ गया दिस 1 माइनस x² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8/31। इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, तो चलिए इसको जल्दी से सिंपलीफाई कर लेते हैं। 31x इज इक्वल टू 4 to the 8 minus 4x², तो 4x² प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 32x माइनस एक्स बन रहा है इसमें। अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 8 बच रहा है, -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर भी x प्लस 8 बचेगा। -8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1/4 आ रहा है, 1/4 ऑप्शन में है। एक नज़र अगेन आई एम सेइंग फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक नज़र हमने ऑप्शंस पे रखनी है, ये हमारा बहुत टाइम सेव करेगी। ओके इस पे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, इस पे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा और वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये आ रहा है 1/5 विच इज़ 12/35, नीचे 1 - 1/35, और यहाँ पर अगर मैं इनको प्लस करूँ तो आ रहा है 11/24, 1 - 1/24। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 12/34, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 11/23। अब इन दोनों पे मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो ये बन जाएगा 12 × 23 प्लस 11 × 34/1 माइनस 12 × 11 विच इज़ 132, और यहाँ पर आ जाएगा 34 × 23। ओके अब हमने शुरू कर लिया, अब इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। 6 2 to the 4, देखिए मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको भी कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। 3 7 4 276 इसमें ऐड कर दें तो बन गया 10, एक ऊपर 7 14 15, 650 बन गया है ऊपर। नीचे यहाँ पर आएगा मेरे पास 34 और 23 का प्रोडक्ट विच इज़ 12 9 10 8 3 2 10 6 287 782 माइनस ये करेंगे 132 इसमें से, तो ये बन जाएगा 650। अरे भाई तो सेम बन गया, अगर सेम बन गया मतलब tan इनवर्स 1 π/4 45 डिग्री। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ सीकेंड इनवर्स, देखिए हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। साइन tan को सीकेंड की -π/2 से π/2 होती है, सीकेंड इनवर्स की 0 से पाई होती है, इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। हमें हर एक की रेंज जरूर पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव है, क्योंकि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, या तो ये होगा 60 के साथ 120 या फिर ये होगा 150। अब ये 60/2 होता है, राइट 60/2 होता है क्योंकि cos 1/2 होता है, तो 60 से जो बनेगा 180 में से माइनस करके वो बनेगा 120। तो इसको टिक करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। केस स्टडीज़ होती हैं, अब इसमें देखिए केस स्टडीज़ जो हैं लास्ट में जाके मिलेंगी हमें। हर एक केस स्टडी पे 5-5 क्वेश्चन हैं, तो आई गेस यहाँ पर 40 के बाद केस स्टडीज़ होंगी। तो पहले हम केस स्टडीज़ को पकड़ते हैं। ये रही केस स्टडी। अगेन देखिए जो केस स्टडी है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आई है, तो इसमें हमें पता है कि अब हमने क्या करना है, इन सारों का सम जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है 6 3 9 10 11 12 13, तो यानी कि जो k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/13। ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने जरूर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। फटाफट चेक करते हैं एक बार। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू अप्लाई एंड p डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशंस। तो 6 + 2 8 एंड 3 + 2 5। ओके अगेन हमें एक और गलती मिली है। अब देखिए यहाँ पर इसको प्लस करके 13 के ही आ रहा है और वो प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए नेट, वहाँ से ही प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3, और इसमें हमें दिख रहा है 1 2 3 ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है ही नहीं। तो आई एम
वेरी श्योर दैट यहाँ पे 1/13 लास्ट ऑप्शन पे था, तो हमें टोटल दो गलतियाँ मिल गई हैं एनटी के मॉक टेस्ट में। बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मॉक टेस्ट का और उसमें गलतियाँ हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन मोर देन 3 कॉलेजेस, तो मोर देन 3 कॉलेजेस मतलब ये 2 into 1/13, और ये देखिए ये ऑप्शन मैच करेगा, यानी कि हमारा आंसर ठीक चल रहा है 1/13। ओके, इस केस स्टडी का भी ये फ़ायदा है कि हमें 5 क्वेश्चन इकट्ठे ही मिल गए हैं। दैट एट मोस्ट 3 कॉलेजेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलेजेस मिले, मतलब कम से कम जितने मर्जी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलेजेस मतलब इन सारों का सम, तो इन सारों का सम मतलब 6, 7, 8 एंड +3 11 के, विच इज़ 11/13 सेकेंड ऑप्शन। तो ये फ़ायदा है देखिए हमारे पास। और आगे देखते हैं केस स्टडी करने का। प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस मतलब 6/13 ये रहा, तो 1/13 ही सही था उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में गलती थी एनटी की तरफ से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेट एडमिशन इन मोर देन 4 कॉलेजेस, मोर देन 4 कॉलेजेस यहाँ पर है ही नहीं, 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये हमने 5 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए। अगली केस स्टडी देखते हैं किसके ऊपर है। आंसर द क्वेश्चन, लेट f(x) बी दिस मच देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें हमें डिफ्रेंसिएशन करनी सिखाई हुई है, तो जरूरी नहीं है कि हमने केस स्टडी का सारा पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है। आई वुड एडवाइस यू कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन रीड करें सबसे पहले। तो देखिए इसमें y दिया हुआ मुझे 3x² + 5y, और कह रहे हैं कि dy/dx बता दो, तो हम इसमें डायरेक्ट इसकी dy/dx निकाल सकते हैं। हमें केस स्टडी में बस उन्होंने यही बताया हुआ है कि कैसे उसके डिफ्रेंसिएशन करें। तो यहाँ पर अगर मैं y' करूँ तो आएगा 6x + 5e⁻y × y', यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 - 5e⁻y एंड इज इक्वल टू 6x। ये रहा, मुझे मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ से मेरे ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास अगेन मुझे dy/dx निकालना है, तो ये हो गया 4x³ प्लस, अब डिफ्रेंसिएशन हमें करनी आनी चाहिए अच्छे से, ध्यान से। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, x² y की y' इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास आ गया 4x³, मैं y' वाला जो है उसको इकट्ठा करने वाला हूँ, -3x² y', और ये 6xy वहाँ चला जाएगा, ये 4x³ वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। किस में 4x³ माइनस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, 3y² - 3x²। एक नज़र अगेन आई एम सेइंग, एक नज़र हमने ऑप्शंस पे रखनी है, साथ के साथ जल्दी से हमारा हो जाएगा। अगला हमारे पास है y इज़ इक्वल टू, देखिए कल पेपर है, बिल्कुल अब रुकना नहीं है, हमने ख़त्म कर देना है ये क्वेश्चन। 2 × y × y' प्लस, यहाँ मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली थी, ध्यान रखें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। y + x y/dx, यहाँ से y' आ गया 1 - 3x इज इक्वल टू 3x² + 2 to the 4y', ये भी है, इसमें भी y' है, इसको भी लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। 1 - 3x किस में हो रहा है, 1 - 3x इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, 1 - 3x -4y किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। ख़त्म क्वेश्चन, फिनिश। 3x², बट इसके पास एक 3y भी है, ये रहा 3y, ये मिस हो रहा था मेरे से। देखिए फ़ायदा हो गया साथ साथ ऑप्शन को देखने का। आगे चलते हैं, सेम एंड नेक्स्ट अगेन डिफ्रेंसिएशन करने को बोल रहा होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसा सा, या यही सेम है क्वेश्चन एनसीईआरटी का। और इसमें मैं एक बड़ी अच्छी आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कॉस का मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैं ना कॉस को मैं वहाँ ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में। अब जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो u/v रूल लगता है जब तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए कॉस का स्क्वायर जनरेट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -sin y × cos a + y, -sin y इंटू y' भी आएगा, एंड माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस हो जाएगा, प्लस sin a + y × y'। तो यहाँ से cos² a + y चला गया ऊपर, यहाँ से y' को मिलूंगा, तो ध्यान से देखिए ये बन रहा है sin a cos b - cos a sin b, यानी कि sin ऑफ a + b। ये और ये कट गया, sin a जो बचा है वो नीचे आ जाएगा, तो ये sin a नीचे है, लेकिन नहीं ये ठीक है, cos का स्क्वायर है और नीचे sin a है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए ये हमने 48 क्वेश्चन, ये केस स्टडी के क्वेश्चन करने का हमें फ़ायदा है। 5 क्वेश्चन हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। अगला देखते हैं, इसमें पावर्स में x चल रहा है, 50th क्वेश्चन है। पावर में m और n चल रहा है, इसमें log लेना बेटर है। अब log की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फटाफट log का एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि log लेके क्या बनेगा, इट इज़ इक्वल टू m + n × log ऑफ x + y। यहाँ पे अब मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखिए m/x + n/y × y' इज इक्वल टू m + n 1/x + y × 1 + y'। अब हमें यहाँ पे y' अलग करना पड़ेगा, तो m/x माइनस m + n/x + y एक तरफ आ गया, एंड m + n/x + y माइनस
n/y एक तरफ आ गया और यहाँ से y डैश आ गया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में x प्लस वाई कट जाएगा, एलसीएम लेके सब कट जाएगा, और अगर आप इसको करेंगे तो ये y/x निकल कर आएगा, इसका y डैश। सॉल्व करके जरूर देखिएगा, मुझे कमेंट में बताना कि सॉल्व करके आपका y/x आया कि नहीं आया, डू टेल मी इन द कमेंट्स। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो गया सेकंड, और मेरे केस स्टडी वाले भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। अब मैं चलता हूँ 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन में यहाँ पर एक और मिस्टेक मुझे दिखी यहाँ पर, तो टोटल 3 मिस्टेक्स हो गई एनटी की तरफ से। इफ़ ए इज़ अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, ये जो है ये देखिए आपको आइडेंटिटी ये जो पता होगी, ये वाला फॉर्मूला ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के हिसाब से ए डिटर्मिनेंट की ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, और आई इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ए भी ऑर्डर 4 है। एडजॉइंट ए का अभी हमने देखा था फॉर्मूला n-1 होता है, तो 4-1 के हिसाब से ये 3 हो गया, और क्योंकि ये 5 है तो 5 का क्यूब यानी कि 125 हो गया। ऑप्शन नंबर है सेकंड है। टोटल 3 गलतियाँ हो गई हैं। लेट्स से अब और भी मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 नंबर्स। बिल्कुल, अगर हम हर एक रो के हर एक एलिमेंट को अगर हम ऐसे 2 एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में, ये बिल्कुल ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, बिल्कुल ये भी सही है, बट ये इसका रीजनिंग नहीं है, तो नहीं, बोथ आर करेक्ट बट रीजन टू ओके। इन्होंने ये पूछा ही नहीं कि इट इज़ द करेक्ट रीज़न और नॉट रीज़न, बस इन्होंने करेक्ट और इनकरेक्ट पूछी है बस, तो बोथ आर करेक्ट। देखिए इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर क्या कहते हैं उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं होते, कुछ और होते, तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू जो निकल के आती है वो 0 होती है। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन, ये तो 10th के बेसिस पे निकल सकता है। इसमें तो अगर मैं इसमें देखूँ 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। ये आ रहा है 1/3 1/3, ये पैरेलल है, नो सोल्यूशन। 1/4 1/4 ये भी पैरेलल है, नो सोल्यूशन। 2/3 5/1 यूनिक सोल्यूशन 4 आ गया जी। लो, ये क्वेश्चन हमने 10th वाले रीजनिंग से हमने निकाल दिया। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये भी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर मेरा जो f' है 4/3 x की पावर 4/3 - 1 विच इज़ 1/3, और यहाँ पर 1/3 x पावर 1/3 - 1 -2/3। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये आ गया 4, ये आ गया 2, तो ये आ गया 16 x की पावर 1/3 - 2 अपॉन x की पावर 2/3। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आएगा x - 2, जो ये अब मेरा f' है। क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो वाले होते हैं जहाँ पर जो f of x है, जो f' है, वो या तो 0 हो, वो यहाँ वो 0 हो रहा है 1/8 पे, और या वो नॉट डिफाइंड हो, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है 0 पे। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं इसके, और एंड पॉइंट्स जो हैं वो है -1 और 1। अगेन इस क्वेश्चन में गलती है, इन्होंने ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ कहीं पर भी 1/0। इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करने के लिए, देखिए सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, मैंने निकाल कर रखा हुआ है। 12 × x की पावर 4/3 ये रहा, -6 × x की पावर 1/3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए इन्होंने f' 0 का है 1/8 पे। फर्दर नोट दैट f' नॉट डिफाइंड है 0 पे। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एनसीईआरटी की बुक है ये, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 and 1/8। तो ये 0 and 1/8 इसके ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये अगेन एक मिस्टेक है एनसीईआरटी की तरफ से, एनटी की तरफ से। और आई वुड रैदर स्किप दिस क्वेश्चन, क्यों, बिकॉज मुझे 10 क्वेश्चन स्किप करना ही है। तो मैं इसको, ये कह रहा है ओके प्लीज़ सिलेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन, हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं 25 पे। नेक्स्ट, इसमें हमसे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन पूछा है। देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ये 4 है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, विच इज़ आर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस होता है, जी बिल्कुल। कांस्टेंट भी होता है, यस। मॉडुलस फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता, गलत, तो ए इस ऑप्शन में नहीं है। सी गलत है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, सी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, वो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, कंटिन्यूस तो होता ही है, सी नहीं आ सकता, तो सी हटा देते हैं। अब डी और ई रह गया। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x होता है, इज़ नॉट कंटिन्यूस, गलत, डी भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है विच इज़ ए बी ई। तो साथ साथ अगर हम ऑप्शन को देखते चलें तो काफ़ी टाइम बचता है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, रोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन है। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो भी कंडीशन हैं। और देखिए ए ये होता है, बी ये होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 पे आ रहा है, -1 पे भी 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है, तो यानी कि ये ठीक है, बाकी किसी पे भी सेम नहीं आ रहा, तो ये मेरा रोल्स थ्योरम का हो गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है।
इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चलो चलो चलो, टाइम जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1 to 3 इज, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकता हूँ। 3 to the 6 x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 में करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी कि एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2, लेकिन 1 से 3 के बीच में सिर्फ +2 लूँगा मैं। सेकंड डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट्स पे भी मुझे देखना पड़ेगा। अब मुझे 1 2 3 डाल के देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं 1 डालता हूँ तो देखिए आ रहा है +107, 107 तो दोनों में सब में सेम ही है, तो बस इसको मैं देख लेता हूँ। 1 डालने पे आ रहा है -2, 2 डालने पे आ रहा है 8 to the 16 minus 48 विच इज़ 8 to 6 minus 32, और 3 डालने पे आ रहा है ये 3 × 9 = 27 विच इज़ 54 minus 24 into 3 12 3 6 7 72 minus 54 is 18 -18। मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब कम से कम किस में माइनस हो रहा है, 107 में से कम ये माइनस हो रहा है, तो मतलब यही मेरा आंसर है। और मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी निकल के आ रही है वो निकल कर आ रही है यहाँ पे आ गया 17 विच इज़ 9 89, बिल्कुल सही। मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 89 विच इज़ सेकंड ऑप्शन। क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है? 8 9 10 ठीक है। आगे नेक्स्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाई इक्वल टू, इसमें मुझे एरिया निकालना है। ओके थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है बट इसको बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें डायरेक्ट। अगर 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो 0 से ए, एक्स की जगह 1 - x एंड 1 - x में अगर लगा दो इसमें तो 1 - x ये बचेगा x पावर n, जो कि अब मल्टीप्लाई हो सकता है x पावर n + 1, जिसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x पावर n + 2। अब मैं इसमें 0 से 1 डाल दूंगा तो ये बचेगा n + 1, यानी कि नीचे n + 1 और n + 2 आने वाले हैं, इसमें ही दिख रहे हैं मुझे, माइनस करके 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 1। आगे चलते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें हम निकाल सकते हैं। मेरे को 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, लेट्स से मेरे पास कितने अभी मेरे पास नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके मैंने ये 2 भी छोड़े हैं, तो बस मेरे को 2 क्वेश्चन और करने, मेरे 2 क्वेश्चन और हो जाएं तो मेरा टेस्ट हो जाएगा। मेरे पास है यहाँ पर x² + 9 - x² + 4, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो देखिए तो 5 आ रहा है, और इसको माइनस करने से 5 आ रहा है। एक्चुअली मैं x² को z ले लेता हूँ, देखता हूँ वैसे अगर कोई और छोटा क्वेश्चन मिल जाए तो। नहीं अभी नहीं करना, हमने टाइम में टेस्ट पूरा करना है। सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम, ओके इसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है, लीनियर है ये। कोई और इजी क्वेश्चन ढूंढते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। 9 3 27 30 माइनस यानी कि -15। चलो ये इजी क्वेश्चन मिल गया मुझे। नेक्स्ट मेरे पास है ऑप्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव होना चाहिए, बट ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं इजी क्वेश्चन ढूंढ के जल्दी से खत्म कर। प्रोजेक्शन ऑफ b + c, ये 3i + j + 2k, इसकी प्रोजेक्शन चाहिए मुझे ऑन ए, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 to the 6 - 2 + 2, और नीचे आ जाएगा a का मोड 2 2 1 जब होता है तब मोड 3 होता है। 6 - 2 4 4 + 2 6, यानी कि 2 आ गया इसका आंसर, और ये मेरे हो गए हैं क्वेश्चन। चलिए सेव एंड नेक्स्ट देखते हैं, मैं चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ। 10 क्वेश्चन हो गए एंड आई होप मैंने 40 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट कर लिया। बच्चे बहुत वेट कर रहे थे NTA मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट निकाला NTA ने, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ हैं अभी भी, और अगर उसको सबमिट करते हैं तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता है, हम बस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं है, टाइम बाउंडेड नहीं है। तो आई होप 2023 के टाइम पर ऐसा नहीं होगा, NTA इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेगा, और उस टाइम पे जो मॉक टेस्ट आएगा वो टाइम बाउंडेड भी होगा और उसमें रिज़ल्ट भी शो करेंगे, और उसमें रिज़ल्ट भी शो कर जाएगा अच्छे से, और बताया जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस कितने सही हुए कितने गलत हुए, इसमें नहीं दिखाया गया इस बार। एंड अभी के लिए इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।